अगर चालाकी ही जीत की गारंटी होती तो बीरबल का नाम इतिहास में क्यों लिखा जाता। आज की कहानी में एक ऐसी रानी आई है जो खुद को बीरबल से भी ज्यादा तेज समझती है, और ये मुकाबला तलवारों का नहीं, दिमाग का है। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दरबार में उस दिन असामान्य सन्नाटा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो अक्सर बीरबल की हाजिर जवाबी से खिल उठती थी। वजह थी दूर देश से आई एक रानी, जिनकी बुद्धि, चालाकी और राजनीतिक चतुराई के किस्से हवा से भी तेज फैल चुके थे। कहा जाता था कि उन्होंने कई बड़े बड़े विद्वानों, मंत्रियों और राजाओं को अपनी बातों के जाल में उलझाकर पराजित कर दिया था। अब उनका अगला लक्ष्य था बीरबल। रानी का नाम था रानी चंद्रलेखा। उनकी आंखों में तेज था, वाणी में मिठास और मन में ऐसी परतें जिन्हें समझ पाना आसान नहीं था। उन्होंने अकबर को संदेश भेजा कि वे केवल एक उद्देश्य से आई हैं, ये देखने के लिए कि क्या बीरबल सच में उतने ही बुद्धिमान हैं जितना उनका यश फैलाया गया है। यदि बीरबल हार गए तो रानी चाहती थीं कि अकबर स्वयं स्वीकार करें कि उनके दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति उनसे कम है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बिना देर किए रानी को आमंत्रित किया और अगले ही दिन भव्य सभा सजी। बीरबल को भी सूचना दे दी गई, पर यह नहीं बताया गया कि चुनौती किस प्रकार की होगी। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे, पर भीतर ही भीतर वे समझ रहे थे कि ये साधारण सामना नहीं होगा। सभा में रानी चंद्रलेखा ने प्रवेश किया। दरबारियों ने देखा, उनके कदमों में आत्मविश्वास था, सिर ऊंचा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और सीधे बीरबल की ओर देखा। आप ही हैं बीरबल? रानी ने पूछा। जी हाँ, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, और आप वो रानी हैं जिनकी बुद्धि के चर्चे हम तक पहुंचे हैं। रानी मुस्कुराईं। चर्चे अक्सर सच्चाई से बढ़कर होते हैं, आज सच्चाई सामने आएगी। अकबर ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, ये सभा आज बुद्धि की परीक्षा बनेगी। रानी, आप अपनी चुनौती प्रस्तुत करें। रानी ने पहला दांव बहुत साधारण रखा। उन्होंने कहा, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगी, उत्तर सरल होना चाहिए पर सोच गहरी। उन्होंने एक सुनहरा डिब्बा सामने रखवाया और कहा, इस डिब्बे में कुछ नहीं है, फिर भी ये भारी है, बताइए इसमें क्या है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ ने सोचा ये पहेली है, कुछ ने माना कोई चाल। बीरबल ने डिब्बे को देखा पर खोला नहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद बोले, इस डिब्बे में अहंकार है, जो उसे उठाता है उसे भारी लगता है। रानी की भौहें हल्की सी उठीं। ये उत्तर उन्होंने अपेक्षित नहीं किया था। अकबर मुस्कुराए, पर रानी ने तुरंत दूसरा दांव चल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, अब ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबके पास होती है पर कोई उसे देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, फिर भी वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, वो है भय, जो दिखाई नहीं देता पर भीतर से आदमी को बांध देता है। रानी ने धीरे से ताली बजाई। आप तेज हैं बीरबल, पर खेल अभी बाकी है। तीसरी चुनौती में रानी ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मैं आपको 3 दिन का समय देती हूं। इन 3 दिनों में आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप मुझे बिना हराए भी पराजित कर सकते हैं। दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, यह कैसी चुनौती है? रानी बोली, यदि बीरबल मेरी किसी भी बात को सिद्ध कर दें कि वो गलत है, तो मैं मान लूंगी कि वे मुझसे आगे हैं, पर यदि वे ऐसा ना कर पाए तो उन्हें हार स्वीकार करनी होगी। बीरबल ने शांति से कहा, मैं स्वीकार करता हूं। पहले दिन रानी ने घोषणा की, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज धन है। जिसके पास धन है वही सब कुछ कर सकता है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अगले दिन का इंतजार किया। दूसरे दिन रानी बोली, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज सत्ता है। धन भी सत्ता के आगे झुकता है। फिर भी बीरबल चुप रहे। तीसरे दिन रानी ने कहा, और आज मैं कहती हूं, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि है, क्योंकि वही धन और सत्ता दोनों को नियंत्रित करती है। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अब बोलिए बीरबल, क्या आप मेरी किसी बात को गलत सिद्ध कर सकते हैं? बीरबल खड़े हुए। उनकी आवाज में वही ठहराव था जो अक्सर बड़े निर्णयों से पहले आता है। रानी, उन्होंने कहा, आपने 3 दिन में 3 अलग अलग सत्य कहे।
पहले धन, फिर सत्ता, फिर बुद्धि। आप चाहती थीं कि मैं इनमें से किसी एक को गलत सिद्ध करूं, पर आपने स्वयं ही अपनी पहली 2 बातों को तीसरे दिन बदल दिया। जब एक ही व्यक्ति 3 अलग-अलग दिनों में 3 अलग सत्य कहे, तो सबसे बड़ी गलत वही होती है कि सत्य एक नहीं रहा। रानी कुछ क्षण चुप रहीं, फिर उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। बीरबल आगे बोले, सत्य परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, पर उसका मूल एक ही रहता है। आपने ये स्वीकार कर लिया कि धन और सत्ता दोनों से ऊपर बुद्धि है, और यदि बुद्धि सर्वोच्च है तो उसे चुनौती देने का अर्थ है आप स्वयं मान रही हैं कि आप उसे पहचानती हैं। यही मेरी जीत है। सभा में तालियां गूंज उठीं। अकबर हंस पड़े। रानी ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखकर कहा, मैं आपको हराने आई थी, पर आज समझ गई कि सच्ची बुद्धि केवल जीतने में नहीं, बल्कि सामने वाले को स्वयं अपनी हार दिखा देने में है। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और कहा, आपका दरबार सचमुच भाग्यशाली है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उस दिन दरबार ने केवल एक मुकाबला नहीं देखा, बल्कि ये भी जाना कि चालाकी का उत्तर हमेशा चाल से नहीं, बल्कि समझ से दिया जाता है। रानी चंद्रलेखा के प्रस्थान के बाद दरबार फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आया था, पर उस दिन जो हुआ उसकी गूंज अभी भी हवाओं में तैर रही थी। अकबर ने सभा विसर्जित कर दी थी, पर उनके मन में प्रश्नों का शोर था। बीरबल की बुद्धि ने एक बार फिर दरबार की प्रतिष्ठा बचा ली थी, किंतु अकबर जानते थे रानी चंद्रलेखा जैसी स्त्री पराजय को इतनी सहजता से स्वीकार करने वालों में से नहीं थी। बीरबल जब अपने निवास की ओर लौटे तो रास्ते भर वे शांत थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था मानो उनके लिए ये केवल एक और दिन हो, पर भीतर ही भीतर वे उस रानी के शब्दों को दोहरा रहे थे, मैं आपको हराने आई थी। बीरबल समझ चुके थे कि ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होने वाली। उधर रानी चंद्रलेखा अपने शिविर में पहुंची। उनके साथ आई दासीना और मंत्री चुप थे। किसी में साहस नहीं था कि रानी से कुछ पूछे। शिविर के भीतर प्रवेश करते ही रानी ने अपने आभूषण उतार दिए और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि विचारों की ज्वाला थी। बीरबल, उन्होंने धीमे स्वर में नाम लिया, तुमने मुझे हराया नहीं, बल्कि मेरे दांव को मेरे ही सामने पलट दिया। उनके प्रधानमंत्री, जो वर्षों से रानी के साथ राजनीति और युद्ध दोनों में रहे थे, धीरे से बोले, महारानी, ऐसे पुरुष विरले ही होते हैं, उनसे टकराना सीधे युद्ध से भी कठिन है। रानी मुस्कुराईं, पर उस मुस्कान में मिठास नहीं, संकल्प था। इसीलिए तो खेल अभी बाकी है। अगले दिन अकबर को संदेश मिला कि रानी चंद्रलेखा कुछ और दिनों तक राज्य में रुकना चाहती हैं। उन्होंने कारण नहीं बताया। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम समझते हो ना ये शांति अस्थायी है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां बुद्धि की परीक्षा होती है वहां अंतिम प्रश्न कभी पहले दिन नहीं पूछा जाता जहां बना। अकबर हंसे, तो सावधान रहना। कुछ ही दिनों में दरबार में एक नई चर्चा शुरू हो गई। रानी चंद्रलेखा नगर में घूम रही थीं, लोगों से बात कर रही थीं, व्यापारियों, विद्वानों और साधारण जन से मिल रही थीं। वे सब कुछ देख रही थीं, न्याय व्यवस्था, कर प्रणाली, लोगों का व्यवहार। बीरबल को ये सब सामान्य नहीं लग रहा था। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। उसकी आंखों में भय और आवाज में कंपकपी थी। उसने कहा कि उसकी जमीन पर वर्षों से उसका परिवार खेती करता आया है, पर अब एक प्रभावशाली जमींदार उस पर दावा कर रहा है और कहता है कि जमीन उसकी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम सुनो बीरबल। बीरबल ने किसान से विस्तार से बात की। कागजात मंगवाए गए, जमींदार भी बुलाया गया। मामला उलझा हुआ था। दोनों के पास कुछ न कुछ प्रमाण थे। तभी रानी चंद्रलेखा ने अनुमति लेकर कहा, यदि आप चाहें तो मैं भी इस न्याय को देखना चाहूंगी। अकबर ने सहमति दे दी। रानी ने किसान से पूछा, तुम इस जमीन पर कितने वर्षों से खेती कर रहे हो? पीढ़ियों से महारानी, किसान बोला। फिर उन्होंने जमींदार से पूछा, और तुम? मेरे पूर्वजों की है, जमींदार ने उत्तर दिया। रानी ने दोनों को देखा और बोली, तो ये स्पष्ट है कि सच्चाई कागज में नहीं, समय में छुपी है। बीरबल चुपचाप देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि रानी एक और खेल खेल रही हैं। रानी ने सुझाव दिया कि जमीन को अस्थायी रूप से राज्य के अधीन रखा जाए, जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, न्याय का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करना है। यदि समय मांगा जाए तो अन्याय नहीं होता।
रानी ने ये सुना और उनके मन में एक नई योजना ने जन्म लिया। उस रात रानी ने अपने मंत्रियों के साथ गुप्त बैठक की। उन्होंने कहा, बीरबल सीधे टकराव में नहीं हारता, उसे हराने के लिए उसी की तरह सोचने वाला जाल चाहिए। अगले दिन एक और मामला दरबार में आया। इस बार दो व्यापारी थे, दोनों एक ही सौदे का दावा कर रहे थे। हर बार की तरह बीरबल ने धैर्य से दोनों को सुना। रानी चंद्रलेखा ने बीच बीच में प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न जो देखने में सरल थे पर जिनसे उत्तर देने वाला उलझ जाता। सभा समाप्त होने पर बीरबल ने महसूस किया कि रानी हर मामले में स्वयं को न्यायप्रिय दिखा रही हैं, पर असल में वे लोगों के मन में ये बीज बो रही हैं कि न्याय केवल बीरबल के हाथ में ही क्यों है। कुछ ही दिनों में नगर में बातें फैलने लगीं। रानी चंद्रलेखा भी तो उतनी ही समझदार हैं। कभी कभी उनके प्रश्न बीरबल से भी अधिक गहरे होते हैं। बीरबल ने ये सब सुना पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे बुद्धि का युद्ध शब्दों से नहीं, समय से लड़ा जाता है। एक शाम अकबर ने बीरबल को निजी रूप से बुलाया। तुम देख रहे हो ना क्या हो रहा है? हाँ, बीरबल ने उत्तर दिया, और यही रानी की चाल है। तो तुम क्या करोगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, मैं वही करूंगा जो रानी नहीं चाहती, मैं पीछे हटूंगा। अकबर चौंक गए। पीछे हटना? कुछ समय के लिए, बीरबल बोले, जब तक उन्हें ये न लगे कि वे जीत रही हैं। अगले दिन से बीरबल ने जानबूझकर दरबार में कम बोलना शुरू कर दिया। वे मामलों को सुलते पर निर्णय अकबर पर छोड़ देते। रानी चंद्रलेखा अधिक सक्रिय हो गईं। लोगों को लगने लगा कि अब दो बुद्धियां हैं और शायद रानी की चमक अधिक तेज है। रानी को यही चाहिए था। उन्हें लगा कि बीरबल की धार कुंद हो रही है। एक दिन रानी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक खुली सभा करना चाहती हूं, जहां लोग सीधे अपनी समस्याएं रखें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुका गया। अनुमति मिल गई। खुली सभा में लोग बड़ी संख्या में आए। रानी ने सबको सुना, धैर्य से, विनम्रता से। हर उत्तर में करुणा थी। सभा के अंत में लोगों ने रानी की प्रशंसा की। बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर न चिंता थी न भय। सभा के बाद रानी बीरबल के पास आईं। आज आप बहुत शांत हैं। बीरबल मुस्कुराए। शांत जल ही सबसे गहरा होता है महारानी। रानी की आंखों में चमक आई। तो क्या ये मानूं कि खेल अब असली मोड़ पर है? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उस रात बीरबल ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को बुलाया। उन्होंने कहा, जो दिख रहा है वो पूरा सत्य नहीं। रानी लोगों के मन में संदेह बो रही हैं, और संदेह सबसे खतरनाक हथियार है। इसका उत्तर केवल एक ही है, सत्य को स्वयं बोलने देना। अगले दिन एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे नगर को हिला दिया। एक प्रसिद्ध विद्वान पर आरोप लगा कि उसने राज्य के धन का दुरुपयोग किया है। प्रमाण अस्पष्ट थे, गवाह डर रहे थे। रानी ने तुरंत कहा कि ऐसे मामलों में कठोरता जरूरी है। लोगों की निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल आगे आए। उन्होंने केवल इतना कहा, आज न्याय नहीं, आत्मा की परीक्षा होगी। सभा सन्नाटे में डूब गई। यहीं से वो मोड़ शुरू हुआ जहां रानी की चालाकी और बीरबल की बुद्धि आमने सामने आने वाली थी। ऐसे संघर्ष में जहां हार केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि विश्वास की होती। दरबार में उस दिन जो सन्नाटा छाया था वो सामान्य नहीं था। ये वही सन्नाटा था जो तूफान से पहले हवा में घुल जाता है। प्रसिद्ध विद्वान पर लगे आरोप ने पूरे राज्य को हिला दिया था। लोग फुसफुसा रहे थे, दरबारी एक दूसरे की ओर संदेह से देख रहे थे, और अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रानी चंद्रलेखा पूरे आत्मविश्वास के साथ सभा में बैठी थीं, मानो यह क्षण उनके लिए ही बना हो। बीरबल कुछ कदम आगे बढ़े। उनकी चाल में न जल्दबाजी थी न भय। उन्होंने विद्वान की ओर देखा। वो व्यक्ति जिसने वर्षों तक ज्ञान का दीप जलाया था, आज सिर झुकाए खड़ा था। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आरोप सत्य हो सकते हैं, पर सत्य तक पहुंचने का मार्ग उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना स्वयं सत्य। रानी चंद्रलेखा तुरंत बोली, यदि मार्ग बहुत लंबा हो तो अन्याय को बढ़ावा मिलता है। कभी कभी कठोर निर्णय ही राज्य को बचाते हैं। सभा में हलचल हुई। कुछ दरबारी रानी की बात से सहमत दिखे तो कुछ बीरबल की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। अकबर ने दोनों को देखा और बोले, आज मैं दोनों की बात सुनना चाहता हूं। बीरबल ने विद्वान से पूछा, तुम पर जो आरोप है क्या तुम उसे स्वीकार करते हो? विद्वान ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं निर्दोष हूं। रानी मुस्कुराईं। निर्दोष? हर अपराधी स्वयं को निर्दोषी कहता है। बीरबल ने धीरे से कहा, और सत्य हर शोर से नहीं, मौन से बोलता है।
उन्होंने आदेश दिया कि विद्वान को कुछ समय के लिए अलग स्थान पर रखा जाए, न कारावास में, न सम्मान से वंचित करके, केवल अकेलेपन में। रानी ने आपत्ति की, पर अकबर ने बीरबल को अवसर दिया। उधर रानी समझ चुकी थीं कि ये केवल एक मुकदमा नहीं, बल्कि उनकी और बीरबल की अंतिम परीक्षा बनने जा रहा है। उस रात रानी अपने कक्ष में देर तक जागती रहीं। उन्होंने अपने मन में स्वीकार किया कि बीरबल की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य है। जहां वे तेजी से प्रहार करती थीं, वहां वो समय को हथियार बनाता था। अगले दिन नगर में एक अजीब दृश्य दिखा। बीरबल ने स्वयं लोगों के बीच जाकर बातें शुरू कर दीं। व्यापारी, किसान, साधारण नागरिक, वे किसी से निर्णय नहीं दे रहे थे, केवल सुन रहे थे। लोग खुलकर बोलने लगे, डर धीरे धीरे कम होने लगा। रानी ये सब देख रही थीं। उन्हें लगा कि बीरबल राज्य को अपने पक्ष में मोड़ रहा है। उन्होंने भी अपनी चाल चली। उन्होंने कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलकर ये बात फैलवाई कि राज्य को अब तेज निर्णय चाहिए, विचार नहीं। कुछ ही दिनों में राज्य दो हिस्सों में बंटने लगा। एक वे जो बीरबल के धैर्य और सत्य पर विश्वास करते थे, दूसरे वे जो रानी की निर्णायक शक्ति से प्रभावित थे। अकबर इस विभाजन से व्यथित थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। ये संघर्ष अब केवल बुद्धि का नहीं रहा, अकबर बोले, ये लोगों के विश्वास का बन गया है। बीरबल ने सिर झुकाया, और विश्वास को तोड़ा नहीं जाता जहां बना, उसे आईना दिखाया जाता है। उसी दिन बीरबल ने एक अनोखी सभा का प्रस्ताव रखा। ऐसी सभा जहां न वे बोलेंगे न रानी, केवल लोग और उनके प्रश्न होंगे। सभा लगी, लोग आए। एक वृद्ध बोला, हमें न्याय चाहिए, पर हमें डर भी है। एक युवक बोला, हमें तेज निर्णय चाहिए, क्योंकि देरी से नुकसान होता है। एक स्त्री बोली, हमें ऐसा राजा और मंत्री चाहिए जो हमारी सुने। सभा के अंत में बीरबल ने केवल एक प्रश्न पूछा, यदि सत्य को बोलने का अवसर न मिले तो क्या तेज निर्णय न्याय कहलाएगा? कोई उत्तर नहीं आया। रानी चंद्रलेखा पहली बार असहज हुईं। उन्हें लगा कि बीरबल ने बिना बोले ही उनकी सबसे बड़ी चाल को उजागर कर दिया है। अगले दिन विद्वान को पुनः सभा में लाया गया। इस बार बीरबल ने एक नई बात रखी। उन्होंने उन सभी दस्तावेजों को सामने रखा जिन्हें रानी ने पहले ही देखा था। फिर उन्होंने एक नया साक्ष्य प्रस्तुत किया, कुछ ऐसे गवाह जो डर के कारण पहले चुप थे। सत्य धीरे धीरे सामने आने लगा। विद्वान निर्दोष सिद्ध हुआ। असली अपराधी वे लोग थे जिन्होंने अपने लाभ के लिए षड्यंत्र रचा था। सभा में सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा अब बोझिल नहीं, मुक्त था। रानी चंद्रलेखा खड़ी हुईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैंने जाना कि चालाकी और बुद्धि में अंतर क्या होता है। चालाकी सामने वाले को हराने की सोचती है, बुद्धि उसे समझने की। उन्होंने अकबर की ओर देखा। मैं बीरबल को हराने आई थी, पर उन्होंने मुझे वो दिखाया जो मैं नहीं देख पाई, कि सत्ता से बड़ा विश्वास होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। रानी ने आगे कहा, मैं स्वीकार करती हूं, ये राज्य केवल शक्ति से नहीं, समझ से चलता है। उस दिन रानी चंद्रलेखा ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। जाते समय उन्होंने बीरबल से कहा, यदि कभी मेरे राज्य आओ तो मुझे याद दिलाना कि बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण जीत नहीं, न्याय है। रानी के जाने के बाद दरबार में शांति लौटी, पर यह वही पुरानी शांति नहीं थी। ये परिपक्व शांति थी, अनुभव से जन्मी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने केवल एक रानी को नहीं, बल्कि मुझे भी एक नई सीख दी है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, राजा वही महान होता है जो प्रश्नों से ना डरे। उस दिन नगर में दीप जले, पर उत्सव किसी जीत का नहीं था। वो उत्सव था सत्य के प्रकट होने का, विश्वास के बचने का। और बीरबल, वे फिर उसी तरह शांत हो गए, जैसे गहरी नदी जिसकी सतह पर हलचल कम होती है, पर गहराई में असीम शक्ति छुपी रहती है। यहीं इस कथा का तीसरा भाग समाप्त होता है, जहां चालाक रानी की हर चाल अंततः बुद्धि और सत्य के सामने स्वयं ही झुक जाती है। रानी चंद्रलेखा के प्रस्थान के बाद राज्य में जैसे एक खालीपन सा फैल गया था। लोग चैन की सांस ले रहे थे, पर उनके मन में अनेक प्रश्न थे। जो संघर्ष अब तक दिखता था वो समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके द्वारा छोड़े गए विचार
अब लोगों के मन में जड़ें जमा रहे थे। अकबर स्वयं ये अनुभव कर रहे थे कि ये केवल एक रानी और बीरबल के बीच की बुद्धि युद्ध नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के सोचने के ढंग की परीक्षा थी। दरबार में कुछ दिन तक शांति रही। बीरबल फिर से अपने सामान्य कार्यों में लग गए। वे पहले की तरह ही शांत थे, पर उनके भीतर एक नई सतर्कता थी। उन्हें ज्ञात था कि जो बीज बोया गया है वो कभी भी नए रूप में अंकुरित हो सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। उनके स्वर में गंभीरता थी। बीरबल, अकबर बोले, रानी तो चली गईं, पर उनके प्रश्न मेरे मन में रह गए हैं। क्या हमने सचमुच न्याय को समझ लिया है या केवल एक संकट को टाल दिया है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, संकट टालना आसान होता है, पर प्रश्नों के साथ जीना कठिन। पर वही कठिनाई राज्य को मजबूत बनाती है। अकबर ने गहरी सांस ली। मुझे डर है कि कहीं लोग फिर से दो विचारों में न बट जाएं। यदि ऐसा होगा भी, बीरबल ने कहा, तो इस बार विभाजन अज्ञान से नहीं, विचार से होगा, और विचार से जन्मा विभाजन अंततः समझ में बदलता है। उधर नगर में कुछ नए चेहरे उभरने लगे थे। वे लोग जो रानी चंद्रलेखा की निर्णायक शैली से प्रभावित थे, अब भी मानते थे कि बीरबल की नीति बहुत धीमी है। वे खुले विद्रोह की बात नहीं कर रहे थे, पर बातचीत में ये स्वर साफ सुनाई देता था, राज्य को तेज हाथ चाहिए। बीरबल ये सब सुन रहे थे। उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं। वे जानते थे कि दबाया गया विचार कभी मरता नहीं, बल्कि और तेज हो जाता है। कुछ ही समय बाद एक नई घटना घटी। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से समाचार आया कि वहां का प्रशासक अचानक कठोर निर्णय लेने लगा है। बिना पूरी जांच के दंड दिए जा रहे थे। लोग भयभीत थे। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। ये वही सोच है, अकबर ने कहा, जो रानी के समय उभर रही थी। बीरबल ने सिर झुकाया। हाँ जहांपनाह, ये उसी बीज का अंकुर है। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल स्वयं वहां जाकर स्थिति देखें। बीरबल यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा, लोग चुप थे, पर उनकी आंखों में असंतोष था। प्रशासक ने उनका स्वागत किया, पर उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि कठोरता थी। मैंने ये सब राज्य की भलाई के लिए किया है, उसने कहा। डर से ही व्यवस्था चलती है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, और क्या डर से विश्वास भी चलता है? प्रशासक चुप हो गया। बीरबल ने अगले कुछ दिन वहां बिताए। उन्होंने लोगों से बात की, सैनिकों से मिले, यहां तक कि दंडित लोगों के परिवारों से भी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। निर्णय तेज थे, पर अधूरे थे। व्यवस्था बाहर से मजबूत दिख रही थी, भीतर से खोखली हो रही थी। बीरबल ने एक सभा बुलाई। वहां उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई दंड नहीं सुनाया। उन्होंने केवल एक कहानी सुनाई, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने डर से राज्य चलाया, पर अंत में अकेला रह गया। सभा में सन्नाटा था। प्रशासक की आंखें झुक गईं। अगले दिन प्रशासक ने स्वयं अकबर को संदेश भेजा और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। जब बीरबल लौटे, अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुमने बिना तलवार चलाए विद्रोह को रोक दिया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, तलवार से शरीर झुकता है, मन नहीं। इसी बीच एक और समाचार आया। रानी चंद्रलेखा ने अपने राज्य में भी सुधार आरंभ किए हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे निर्णय से पहले लोगों को सुने। ये समाचार अकबर तक पहुंचा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। लगता है तुम्हारी जीत वहां भी पहुंच गई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, ये मेरी जीत नहीं, विचार की यात्रा है। कुछ समय बाद रानी का एक दूत दरबार में आया। उसके पास एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि रानी चंद्रलेखा अब समझ चुकी हैं कि बुद्धि का अर्थ केवल चालाकी नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व भी है। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया था, शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि आईना दिखाने के लिए। दरबार में ये पत्र पढ़ा गया। कुछ दरबारी आश्चर्य में थे, कुछ प्रसन्न। अकबर ने पत्र रख दिया और कहा, आज मुझे लगता है राज्य केवल सीमाओं से नहीं, विचारों से जुड़ते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया। समय बीतता गया। राज्य में अब भी समस्याएं आती थीं, पर उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल चुका था। लोग प्रश्न पूछने लगे थे, और प्रश्न पूछना अब अपराध नहीं, अधिकार माना जाने लगा था। एक दिन अकबर ने सभा में कहा, आज मैं एक बात घोषित करता हूं, न्याय केवल आदेश नहीं होगा, वो संवाद होगा। सभा में हल्की सी हलचल हुई।
फिर तालियां। बीरबल ने उस दिन कुछ नहीं कहा, वे केवल देख रहे थे। उन्हें पता था, जब राजा स्वयं सीख ले तो मंत्री का बोलना आवश्यक नहीं रहता। रात को बीरबल अकेले बैठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनके मन में कोई गर्व नहीं था, केवल संतोष था। वे जानते थे कि चालाक रानी का आना केवल एक घटना नहीं था, बल्कि एक आवश्यक परीक्षा थी, क्योंकि कभी-कभी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए शांति नहीं, चुनौती चाहिए होती है। और इस तरह ये कथा केवल बीरबल की बुद्धि की नहीं रही। ये कथा बन गई उस समझ की जो टकराव से जन्म लेती है, और उस मौन की जो सबसे गहरा उत्तर होता है। यहीं इस कहानी का चौथा भाग समाप्त होता है, जहां संघर्ष के बाद स्थिरता आती है और चालाकी के बाद विवेक स्थायी स्थान बना लेता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। रानी चंद्रलेखा के जाने के बाद जो शांति राज्य में आई थी, वो अब स्थायी लगने लगी थी। पर बीरबल जानते थे कि स्थायी शांति वही होती है जो निरंतर सजगता से जन्म ले। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, मगर भीतर कई धाराएं एक साथ बह रही थीं, कुछ नई समझ की, कुछ पुराने स्वार्थ की। दरबार पहले जैसा ही था, पर लोगों की दृष्टि बदल चुकी थी। अब वे केवल आदेश नहीं सुनते थे, अर्थ खोजते थे। अकबर इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। कभी-कभी वे स्वयं भी सोच में पड़ जाते, क्या ये परिवर्तन उनके नियंत्रण से बाहर तो नहीं जा रहा? पर फिर उन्हें बीरबल की बातें याद आती कि नियंत्रण से नहीं, विश्वास से राज्य चलता है। एक सुबह दरबार में एक अनजान व्यक्ति आया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। उसने अपना परिचय एक दूरस्थ क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में दिया और कहा कि वहां के लोग अब राज्य के निर्णयों से भ्रमित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तेज न्याय सही है या विचारशील न्याय। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, भ्रम तब पैदा होता है जब सत्य को आधा दिखाया जाए। प्रतिनिधि ने कहा, लोग कहते हैं पहले डर था, अब सवाल है। डर से काम चलता था, सवालों से असमंजस बढ़ गया है। ये सुनकर दरबार में हलचल हुई। कुछ दरबारी असहज हो गए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या प्रश्न पूछना गलती है? बीरबल आगे आए। नहीं जहांपना, पर हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, और ये अधैर्य ही भ्रम को जन्म देता है। उन्होंने प्रतिनिधि से कहा कि वो कुछ दिन दरबार में रहें, देखें, सुने और फिर अपने लोगों को बताए कि यहाँ निर्णय कैसे लिए जाते हैं। उधर राज्य के भीतर कुछ पुराने दरबारी थे, जिन्हें ये नया वातावरण रास नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि बीरबल की नीति से उनका प्रभाव कम हो रहा था। वे आपस में फुसफुसाने लगे, राजा बहुत सुनने लगे हैं, इससे शक्ति कमजोर होती है। इन फुसफुसाहटों की गूंज धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। क्या तुम जानते हो, अकबर बोले, कि कुछ लोग तुम्हारी नीति को कमजोरी समझ रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, जब तक कमजोरी दिखाई ना दे, ताकत परखा नहीं जाती। अकबर चुप हो गए। वे समझ रहे थे कि यह संघर्ष अब विचारों के भीतर चल रहा है। इसी बीच एक बड़ा संकट आया। राज्य के एक समृद्ध नगर में अकाल जैसे हालात बनने लगे। अनाज की कमी नहीं थी, पर वितरण में गड़बड़ी थी। व्यापारी अपने लाभ के लिए अनाज रोक रहे थे। लोग भूखे थे, पर गोदाम भरे थे। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई। व्यापारी बुलाए गए। उन्होंने तर्क दिए, बाजार की मजबूरी, भविष्य का डर, नुकसान का अंदेशा। रानी चंद्रलेखा की छाया जैसे फिर से लौट आई हो। तेज निर्णय की मांग उठने लगी। कुछ दरबारी बोले, अनाज जब्त कर लेना चाहिए, दंड देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यदि अनाज जब्त करेंगे तो भूख मिटेगी, पर भय भी बढ़ेगा। यदि संवाद करेंगे तो देर होगी, पर भरोसा बचेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को आम लोगों के सामने अपनी बात रखने दी जाए, साथ ही किसानों और मजदूरों को भी बोलने का अवसर मिले। खुली सभा हुई। व्यापारी बोले, डर, लाभ, असुरक्षा। किसान बोले, भूख, बच्चों का रोना, अगला दिन। शब्द भारी थे, पर सच थे। उस सभा में एक व्यापारी टूट गया। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने स्वीकार किया कि डर के कारण उसने अनाज रोका था, पर अब उसे अपने डर से अधिक लोगों की पीड़ा दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे बाकी व्यापारी भी झुकने लगे। उन्होंने अनाज बाजार में छोड़ने का वचन दिया। अकबर ने उस दिन कोई दंड नहीं दिया, केवल ये कहा, यदि फिर ऐसा हुआ तो ये संवाद नहीं, अपराध होगा।
नगर में अनाज पहुंचा, लोग राहत की सांस लेने लगे। उस रात अकबर बीरबल के पास आए। आज यदि मैंने कठोरता दिखाई होती तो शायद परिणाम जल्दी मिलता। बीरबल ने कहा, हां जहांपनाह, पर आज जो परिणाम मिला है वो केवल पेट नहीं, मन भी भरता है। उधर प्रतिनिधि जो दूरस्थ क्षेत्र से आया था, ये सब देख रहा था। उसने कहा, अब मैं समझा, ये असमंजस नहीं, परिवर्तन की पीड़ा है। कुछ समय बाद वही प्रतिनिधि अपने क्षेत्र लौटा और लोगों को बताया कि प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही सही उत्तर की ओर ले जाते हैं। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक रात बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि कुछ लोग अब भी ये मानते हैं कि रानी चंद्रलेखा सही थीं और वे राज्य में वही तेज व्यवस्था लाना चाहते हैं। ये कोई खुला विद्रोह नहीं था, बल्कि विचारों का छुपा संगठित प्रयास था। बीरबल ने अकबर को बताया। अकबर चिंतित हो उठे। क्या हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, इस बार फर्क है। तब विचार बाहर से आया था, अब भीतर से, और भीतर के विचार को दबाया नहीं जाता, समझाया जाता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, उन्हें वही दीजिए जिसकी वे मांग कर रहे हैं, पर पूरे सत्य के साथ। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि राज्य के कुछ हिस्सों में सीमित समय के लिए तेज निर्णय की नीति अपनाई जाएगी, पर हर निर्णय सार्वजनिक होगा और उसके कारण बताए जाएंगे। कुछ दरबारी चौंक गए, पर बीरबल शांत थे। कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आने लगे। तेज निर्णयों से कुछ समस्याएं सुलझी, पर कुछ नई उलझनें पैदा हुईं। लोग सवाल पूछने लगे, ये निर्णय क्यों? तब अकबर और बीरबल ने उन कारणों को सार्वजनिक किया। लोगों ने स्वयं तुलना की तेजी और समझ के बीच। धीरे धीरे वही लोग जो तेज नीति के समर्थक थे, समझने लगे कि बिना समझ के तेजी अधूरी होती है। एक दिन अकबर ने सभा में कहा, आज राज्य ने स्वयं निर्णय कर लिया है कि उसे कैसी व्यवस्था चाहिए। सभा में मौन था, पर वो मौन स्वीकृति का था। बीरबल ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वे जानते थे अब ये विचार केवल उनका नहीं रहा। रात को बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। उन्होंने सोचा, रानी चंद्रलेखा यदि आज यहां होती तो शायद मुस्कुराती, क्योंकि उनकी चालाकी ने जिस संघर्ष को जन्म दिया था, वही संघर्ष आज राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। इस प्रकार भाग 5 समाप्त होता है, जहां राज्य केवल एक राजा और मंत्री का नहीं रहता, बल्कि लोगों की समझ का विस्तार बन जाता है। जहां चालाकी की जगह विवेक स्थायी रूप से स्थापित होने लगता है और बीरबल की बुद्धि अब अकेली नहीं, सामूहिक चेतना का रूप ले लेती है। राज्य अब बाहर से शांत था, भीतर से जागृत। बीरबल ये भली भांति समझ चुके थे कि जब कोई समाज प्रश्न करना सीख लेता है, तब सबसे कठिन काम होता है उस प्रश्नशीलता को सही दिशा देना, क्योंकि जागा हुआ मन यदि भटके तो वो पहले से अधिक विनाशक हो सकता है। अकबर भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वे पहले जैसे निश्चिंत नहीं थे। अब हर निर्णय के बाद वे स्वयं से पूछते, क्या ये आदेश है या उत्तर? और यही प्रश्न उन्हें कभी कभी थका देता था। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे कुछ समय के लिए नगर से बाहर यात्रा पर जाना चाहते थे। ये यात्रा कोई विजय यात्रा नहीं थी, न ही निरीक्षण मात्र। वे स्वयं लोगों के बीच रहकर देखना चाहते थे कि राज्य की नई सोच जमीन पर कैसी दिखाई देती है। दरबार चकित रह गया। कुछ ने इसे साहस कहा, कुछ ने जोखिम। बीरबल चुप थे। अकबर ने उनकी ओर देखा। तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब राजा स्वयं सीखने निकल पड़े, तब मंत्री का मौन ही सबसे बड़ा समर्थन होता है। अकबर मुस्कुराए। यात्रा आरंभ हुई। अकबर और बीरबल साधारण वेश में नगर नगर घूमने लगे। कहीं किसान मिले, कहीं कारीगर, कहीं व्यापारी। लोग पहले भय से देखते, फिर बातचीत में खुलते। एक छोटे से गांव में उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। वहां के लोग आपस में बहस कर रहे थे, किसी निर्णय को लेकर। पर वो बहस गाली गलौच नहीं थी, बल्कि तर्क से भरी थी। अकबर आश्चर्य में पड़ गए। ये तो पहले कभी नहीं देखा, उन्होंने कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ये वही बीज है जो आपने बोया है। अब लोग डर से नहीं, समझ से असहमत होते हैं। पर हर जगह ऐसा नहीं था। एक दूसरे नगर में उन्होंने देखा कि लोग निर्णयों को अपने अपने ढंग से तोड़ मरोड़ कर समझ रहे थे। कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे थे। वे कहते, राज्य ने हमें प्रश्न पूछने की छूट दी है, तो अब हम नियम भी तोड़ सकते हैं। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। यही मेरा भय था। बीरबल ने धीरे से कहा, स्वतंत्रता का पहला दुरुपयोग हमेशा होता है जहांपनाह, पर यही दुरुपयोग उसके सही उपयोग की राह भी दिखाता है।
उसी नगर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वे पहले कारण जानना चाहते हैं। अधिकारी असमंजस में थे, दंड दें या संवाद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या? बीरबल ने कहा, अब परीक्षा है। क्या प्रश्न पूछने का अधिकार उत्तर न मानने की छूट बन जाएगा? उन्होंने वहां एक खुली सभा बुलाई। लोगों को बुलाया गया, अधिकारी भी आए। बीरबल ने केवल एक प्रश्न पूछा, कर क्यों दिया जाता है? लोग चुप हो गए। फिर एक वृद्ध बोला, राज्य चलाने के लिए। एक युवक बोला, सुरक्षा के लिए। एक स्त्री बोली, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बीरबल ने फिर पूछा, और यदि राज्य ये सब दे रहा है तो क्या कर केवल बोझ है? धीरे धीरे लोगों को अपनी ही बातों का अर्थ समझ आने लगा। कर देने से इनकार करने वाले झुकने लगे। उन्होंने कहा, हम प्रश्न पूछेंगे पर उत्तर मिलने पर कर्तव्य निभाएंगे। अकबर ने उस दिन कोई आदेश नहीं दिया, केवल कहा, प्रश्न अधिकार है पर उत्तर स्वीकार करना उत्तरदायित्व। यात्रा आगे बढ़ी। कुछ दिनों बाद एक गंभीर समाचार आया। राज्य के एक कोने में कुछ लोग बीरबल के नाम का उपयोग कर अपने निर्णय थोप रहे थे। वे कहते, ये बीरबल की नीति है। अकबर क्रोधित हो उठे, ये तो खतरनाक है। बीरबल शांत रहे। हाँ जहांपना, जब विचार व्यक्ति से बड़ा हो जाता है तब उसका गलत अर्थ भी फैलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बीरबल स्वयं वहां जाएं। वहां पहुंचकर बीरबल ने लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि कोई मेरे नाम से तुम्हें डराता है तो समझ लेना वो मेरी बात नहीं कर रहा। लोग स्तब्ध रह गए। बीरबल ने आगे कहा, मेरी नीति कभी आदेश नहीं रही, वो प्रश्न रही है, और प्रश्न डर से नहीं पूछे जाते। जिन लोगों ने उनके नाम का दुरुपयोग किया था वे शर्मिंदा हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अकबर ने देखा, बिना दंड, बिना क्रोध समस्या सुलझ गई। यात्रा के अंत में अकबर और बीरबल एक पहाड़ी पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। अकबर ने कहा, आज मुझे लगता है मैं राजा कम और विद्यार्थी अधिक हूं। बीरबल मुस्कुराए, और यही सबसे सुरक्षित राजा की पहचान है, जहांपनाह। कुछ समय बाद दोनों राजधानी लौटे। दरबार फिर सजा, पर इस बार माहौल अलग था। दरबारी अब पहले जैसे नहीं थे। वे सोचते थे, तर्क करते थे। एक दिन अकबर ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, आज से राज्य में कोई भी बड़ा निर्णय केवल दरबार में नहीं बल्कि लोगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार के बाद लिया जाएगा। ये सुनकर कुछ पुराने दरबारी असहज हुए, पर अधिकांश ने इसे स्वीकार किया। रात को अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या मैंने अपनी शक्ति बांट दी? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, आपने उसे जड़ें दे दी। उधर दूर देश में रानी चंद्रलेखा को ये सब समाचार मिल रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने सोचा था मैं एक व्यक्ति को चुनौती दे रही हूं, पर वो व्यक्ति एक सोच था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और सोच को हराया नहीं जाता। इस प्रकार भाग 6 समाप्त होता है, जहां राज्य अब केवल चलाया नहीं जा रहा बल्कि समझा जा रहा है, जहां बीरबल अब केवल बुद्धिमान मंत्री नहीं बल्कि एक विचार बन चुके हैं, और जहां अकबर की सबसे बड़ी विजय कोई युद्ध नहीं बल्कि स्वयं को बदल लेने की क्षमता बन जाती है। समय आगे बढ़ रहा था, पर राज्य के भीतर चल रही हलचल अब किसी तूफान जैसी नहीं थी। वो नदी की तरह थी, गहरी, निरंतर बहती हुई। अकबर के निर्णयों में पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी, और बीरबल की चुप्पी अब लोगों को असहज नहीं करती थी बल्कि भरोसा देती थी। सब जानते थे, यदि बीरबल मौन है तो किसी बड़े सत्य का जन्म होने वाला है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य की सोच को एक बार फिर परीक्षा में डाल दिया। राज्य के पश्चिमी हिस्से से एक दूत घबराया हुआ दरबार में पहुंचा। उसकी सांस तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था। उसने बताया कि वहां के कुछ नगरों ने अपने अपने नियम बना लिए हैं। वे कहते हैं कि चूंकि राज्य ने प्रश्न पूछने और निर्णय समझने का अधिकार दिया है, इसलिए अब हर नगर अपने ढंग से न्याय करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तुरंत बोले, ये विद्रोह है। कुछ ने कहा, ये अराजकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, ये विद्रोह नहीं है जहांपनाह, ये अधूरी समझ है। अधूरी समझ? अकबर ने पूछा। हाँ, बीरबल ने कहा, लोगों ने स्वतंत्रता का अर्थ सुना है पर उत्तरदायित्व को पूरी तरह नहीं समझा। अकबर चिंतित हो उठे। यदि हर नगर अपने नियम बनाएगा तो राज्य कैसे चलेगा? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राज्य नियमों से नहीं विश्वास से चलता है, और विश्वास को दिशा देनी पड़ती है।
उन्होंने सुझाव दिया कि इन नगरों में सेना नहीं, संवाद भेजा जाए। कुछ दरबारी चकित रह गए। सेना नहीं? हाँ, बीरबल बोले, क्योंकि तलवार से प्रश्न नहीं मरते। अकबर ने बीरबल पर विश्वास किया। कुछ ही दिनों में बीरबल स्वयं उन नगरों की यात्रा पर निकल पड़े। न कोई शाही ठाठ, न कोई भय। वे साधारण वेश में गए, जैसे एक यात्री। पहले नगर में लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। वहां एक सभा चल रही थी, जहां लोग आपस में बहस कर रहे थे, किसी चोरी के मामले को लेकर। हर कोई अपनी बात कह रहा था, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। बीरबल चुपचाप बैठे रहे। अंत में उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, यदि तुम सब न्याय करना चाहते हो तो क्या तुम सब दंड भी स्वीकार करोगे? लोग चुप हो गए। एक व्यक्ति बोला, हम केवल दोषी को दंड देना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, और यदि दोषी तुम्हारा अपना निकले? सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, न्याय केवल अधिकार नहीं, त्याग भी मांगता है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि बिना ढांचे के स्वतंत्रता भ्रम बन जाती है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें राज्य की व्यवस्था की आवश्यकता है। दूसरे नगर में स्थिति अलग थी। वहां के नेता खुले तौर पर कह रहे थे, हमें राज्य की जरूरत नहीं। बीरबल ने उनसे पूछा, तो क्या तुम सुरक्षा भी स्वयं करोगे, न्याय भी स्वयं? और यदि दो नगरों में विवाद हुआ तो कौन निर्णय करेगा? नेता के पास उत्तर नहीं था। बीरबल ने कहा, राज्य दीवार नहीं, पुल होता है। उसे गिराओगे तो अकेले रह जाओगे। धीरे धीरे वो नगर भी झुक गया। इस यात्रा के दौरान बीरबल ने एक बात गहराई से महसूस की, लोग अब डर से नहीं, तर्क से झुक रहे हैं। ये परिवर्तन खतरनाक भी था और सुंदर भी। जब बीरबल राजधानी लौटे, अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुमने बिना युद्ध राज्य को बचा लिया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना, ये राज्य अब तलवार से नहीं टूटेगा। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। इसी समय एक नया संकट उभरा, और ये संकट बाहर से नहीं, भीतर से था। कुछ युवा विद्वान जो नए विचारों से प्रेरित थे, अब पुराने ज्ञान को पूरी तरह नकारने लगे थे। वे कहते, पुरानी परंपराएं केवल बंधन हैं। कुछ बुजुर्ग विद्वान इसका विरोध कर रहे थे। दरबार में बहस तेज होने लगी। एक ओर नया जोश, दूसरी ओर अनुभव। अकबर असमंजस में पड़ गए। यदि मैं युवाओं का साथ दूं तो परंपरा टूटेगी, यदि बुजुर्गों का तो प्रगति रुकेगी। बीरबल ने कहा, जहां पना, ये संघर्ष स्वाभाविक है, पर इसे युद्ध नहीं, संवाद बनाना होगा। उन्होंने एक विशेष सभा का प्रस्ताव रखा, जहां युवा और बुजुर्ग दोनों अपने विचार रखें, पर शर्त ये कि कोई दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। सभा हुई। युवाओं ने कहा, हमें नए रास्ते चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, रास्ते तभी टिकते हैं जब उनकी नींव मजबूत हो। बहस बढ़ती गई। तभी बीरबल बोले, क्या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो नया भी हो और टिकाऊ भी? सभा शांत हो गई। बीरबल ने एक उदाहरण दिया, नदी जब नया रास्ता बनाती है तो वो पहाड़ नहीं तोड़ती, वो धीरे धीरे बहकर अपना मार्ग बनाती है। इस उदाहरण ने दोनों पक्षों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंततः ये तय हुआ कि परंपराओं की समीक्षा होगी, पर उन्हें पूरी तरह त्यागा नहीं जाएगा। जो उपयोगी हैं वे रहेंगी, जो बोझ बन चुकी हैं उन्हें बदला जाएगा। अकबर ने इस निर्णय को स्वीकार किया। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, आज मुझे लगा राज्य केवल भूभाग नहीं, पीढ़ियों के बीच का समझौता है। बीरबल मुस्कुराए, और वही समझौता उसे जीवित रखता है। दूर कहीं रानी चंद्रलेखा ये सब सुन रही थीं। उन्होंने अपने दूत से कहा, अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, वो राज्य अब स्वयं सोच सकता है। उन्होंने ये भी कहा, बीरबल को हराना संभव नहीं था, क्योंकि वो अकेला नहीं था, वो समय के साथ चल रहा था। इस प्रकार भाग 7 समाप्त होता है, जहां स्वतंत्रता अराजकता बनने से पहले समझ में बदल जाती है, जहां नया और पुराना टकराकर टूटते नहीं बल्कि एक दूसरे को आकार देते हैं, और जहां बीरबल अब केवल समस्या सुलझाने वाला नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच सेतु बन जाता है। समय की धारा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां राज्य केवल घटनाओं से नहीं, स्मृतियों से भी बनता है। जो कुछ बीते भागों में हुआ था वो अब इतिहास नहीं रहा, वो लोगों की सोच में उतर चुका था। बीरबल ये भली भांति जानते थे कि सबसे कठिन दौर वही होता है जब परिवर्तन सामान्य लगने लगे, क्योंकि तभी मनुष्य सावधानी छोड़ देता है। दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां मौन भय से पैदा होता था, अब वो विचार से जन्म लेता था। अकबर इस परिवर्तन को गर्व और चिंता दोनों भावों से देख रहे थे। उन्हें ये भी समझ आने लगा था कि राजा का सबसे बड़ा दायित्व केवल निर्णय लेना नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखना है।
इसी समय एक ऐसा प्रसंग सामने आया जिसने पूरे राज्य को अंदर तक झकझोर दिया। राज्य के उत्तरी भाग से समाचार आया कि वहां एक अत्यंत लोकप्रिय वक्ता उभर रहा है। वो व्यक्ति खुले मंचों पर भाषण देता था, लोगों की भाषा में बात करता था, उनके दुख दर्द को शब्द देता था। लोग उसे सुनने दूर दूर से आते थे। पहली दृष्टि में वो राज्य के लिए कोई खतरा नहीं लगता था, बल्कि लोग कहने लगे, ऐसा व्यक्ति तो राज्य को मजबूत करेगा। पर बीरबल चिंतित हो उठे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हर वो आवाज जो बहुत मीठी होती है आवश्यक नहीं कि सत्य भी हो। अकबर ने पूछा, तुम्हें उस व्यक्ति से शंका क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि वो प्रश्न नहीं सिखा रहा, केवल उत्तर दे रहा है, और जब उत्तर बिना प्रश्न के दिए जाएं तो वे आदेश बन जाते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि उस वक्ता को दरबार में बुलाया जाए। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। उसका नाम था वीरसेन। कद लंबा, आवाज प्रभावशाली और आंखों में आत्मविश्वास। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, मैं केवल लोगों की आवाज हूं, जहां पनाह। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आवाज अच्छी है, पर दिशा कौन तय करता है? वीरसेन ने उत्तर दिया, जनता स्वयं। बीरबल ने पहली बार हस्तक्षेप किया, और यदि जनता किसी दिन गलत दिशा चुन ले? वीरसेन मुस्कुराया, तो वो भी उसकी स्वतंत्रता है। सभा में हलचल हुई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, स्वतंत्रता बिना उत्तरदायित्व के अराजकता बन जाती है। वीरसेन ने प्रतिवाद किया, और उत्तरदायित्व की बात करके सत्ता अक्सर लोगों को चुप करा देती है। ये सीधा टकराव था दो विचारों का। अकबर ने दोनों को शांत किया और कहा कि वे इस विषय पर आगे विचार करेंगे। दरबार से निकलते समय बीरबल ने महसूस किया, ये संघर्ष पहले जैसे नहीं है। ये बाहर से आया हुआ संकट नहीं, बल्कि लोगों के भीतर जन्म ले रही शक्ति है, और भीड़ की शक्ति सबसे अनियंत्रित होती है। अगले कुछ दिनों में वीरसेन के भाषण और तेज हो गए। वो कहने लगा, अब समय आ गया है कि हर निर्णय जनता स्वयं ले, राजा और मंत्री केवल प्रतीक हों। लोग तालियां बजाते, भावनाओं में बह जाते। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये व्यक्ति लोगों को सोचने नहीं, महसूस करने के लिए उकसा रहा है। अकबर असमंजस में थे, पर यदि लोग उसी की ओर खिंच रहे हैं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, रोक नहीं सकते, पर समझा सकते हैं। उन्होंने एक अनोखी योजना सुझाई। अकबर ने घोषणा की कि एक विशाल सार्वजनिक सभा होगी, जहां वीरसेन और बीरबल दोनों जनता के सामने अपने विचार रखेंगे। न कोई दंड, न कोई रोक, केवल संवाद। सभा का दिन आया। नगर के बाहर खुला मैदान भरा हुआ था, हजारों लोग एकत्र थे। वीरसेन ने पहले बोलना शुरू किया। उसने भावनाओं को छुआ, पुराने दुख गिनाए, लोगों को ये महसूस कराया कि वे लंबे समय से दबे हुए हैं। भीड़ उसके साथ बहने लगी। फिर बीरबल आगे आए। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने केवल 3 प्रश्न पूछे। यदि हर निर्णय जनता लेगी तो गलती होने पर उत्तरदायी कौन होगा? यदि भीड़ किसी निर्दोष को दोषी ठहराए तो उसे कौन बचाएगा? और यदि कल वही भीड़ तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो क्या तुम उसका निर्णय स्वीकार करोगे? मैदान में सन्नाटा छा गया। वीरसेन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तब जनता सुधरेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, इतिहास गवाह है, भीड़ अक्सर सुधरने से पहले बहुत कुछ तोड़ देती है। ये शब्द लोगों के मन में उतर गए। बीरबल ने आगे कहा, जनता की शक्ति अनमोल है, पर उसे दिशा देने के लिए संस्थाएं चाहिए, नियम चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो प्रश्न पूछ सकें, इवन जनता से भी। धीरे धीरे भीड़ की उत्तेजना कम होने लगी। लोग सोचने लगे। सभा समाप्त हुई। कोई विजेता घोषित नहीं हुआ, पर वातावरण बदल चुका था। अगले कुछ दिनों में वीरसेन के समर्थक कम होने लगे। वो स्वयं अकबर के पास आया। उसने कहा, मैं समझ गया हूं। मैंने लोगों को आवाज दी, पर दिशा नहीं। अकबर ने कहा, आवाज और दिशा दोनों साथ हों तभी समाज चलता है। वीरसेन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भावनाओं के साथ साथ विवेक भी आवश्यक है। उसने अपने भाषणों का स्वर बदल दिया। बीरबल ने राहत की सांस ली। रात को अकबर ने उनसे कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि सबसे बड़ा खतरा तलवार नहीं, शब्द होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, और सबसे बड़ी ढाल समझ। दूर देश में रानी चंद्रलेखा को यह समाचार मिला। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब वो राज्य केवल चालाकी से नहीं, चेतना से चल रहा है। भाग 8 यहीं समाप्त होता है।
जहां भीड़ और विवेक आमने सामने आते हैं, जहां शब्द हथियार भी बनते हैं और औषधि भी, और जहां बीरबल ये सिद्ध कर देते हैं कि सच्ची बुद्धि केवल प्रश्न पूछने में नहीं, बल्कि सही समय पर भावनाओं को शांत करने में होती है। राज्य अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका था जहां बाहरी शत्रु से अधिक भीतर की परिपक्वता की परीक्षा हो रही थी। भीड़ का उन्माद शांत हो चुका था, पर उसकी स्मृति अब भी लोगों के मन में जीवित थी। बीरबल जानते थे, जब कोई समाज भावनाओं की आंधी से बच जाता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म आहन जन्म ले लेता है। हम समझदार हो गए हैं, और यही भाव सबसे खतरनाक होता है। अकबर भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि राज्य अब बहुत कुछ सीख चुका है, शायद पर्याप्त भी। पर बीरबल की आंखों में अब भी वही सतर्कता थी जो आने वाले संकट की आहट पहचान लेती है। कुछ समय बाद राज्य के न्यायालयों से एक विचित्र शिकायत आने लगी। लोग कहने लगे कि अब न्याय में बहुत अधिक तर्क होने लगा है, फैसले स्पष्ट नहीं होते, हर निर्णय के पीछे लंबी व्याख्या होती है, और कभी-कभी वही व्याख्या विवाद बन जाती है। एक बुजुर्ग किसान ने दरबार में कहा, पहले हमें डर लगता था, पर निर्णय साफ होता था। अब डर नहीं लगता, पर समझ नहीं आता। ये वाक्य अकबर के हृदय में उतर गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या हमने संतुलन खो दिया है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब प्रकाश बढ़ता है तो आंखों को आदत डालनी पड़ती है। अंधेरा अचानक हटे तो चकाचौंध होती है। इसी बीच एक और गंभीर मामला सामने आया। राज्य के एक उच्च अधिकारी पर आरोप लगा कि उसने न्यायालयों में भ्रम फैलाने का काम किया है। वो फैसलों को जानबूझकर जटिल बनवाता था ताकि लोग अंततः उसी पर निर्भर रहें। ये सुनकर दरबार में आक्रोश फैल गया। दंड दिया जाए, तुरंत। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब क्या करें? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अब हमें न्याय को फिर से सरल बनाना होगा, पर सरलता में सत्य खोए बिना। उन्होंने सुझाव दिया कि उस अधिकारी को दंड देने से पहले पूरे राज्य के सामने एक खुली सुनवाई हो, जहां लोग स्वयं समझ सकें कि जटिलता कैसे सत्ता का हथियार बन सकती है। खुली सभा हुई, अधिकारी को बुलाया गया। उसने अपनी सफाई में कहा, मैं केवल लोगों को सोचने का अवसर दे रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, सोचने और उलझाने में अंतर क्या है? अधिकारी चुप हो गया। बीरबल ने फिर लोगों से पूछा, क्या आप निर्णय इसलिए समझना चाहते हैं कि उसे स्वीकार कर सकें, या इसलिए कि उसे टाल सकें? लोगों में खुसर-पुसर हुई। बहुतों ने महसूस किया कि वे कभी-कभी प्रश्नों का उपयोग उत्तर से बचने के लिए भी करने लगे थे। सभा के अंत में उस अधिकारी को पद से हटा दिया गया। कोई कठोर दंड नहीं दिया गया, पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि जटिलता का दुरुपयोग अपराध माना जाएगा। इसके बाद बीरबल ने एक नई व्यवस्था का सुझाव दिया। हर बड़े निर्णय के साथ एक सरल विवरण भी दिया जाएगा। ऐसा विवरण जिसे साधारण व्यक्ति समझ सके। तर्क रहेगा, पर तर्क के साथ स्पष्टता भी होगी। अकबर ने इस व्यवस्था को तुरंत स्वीकार किया, पर यह बदलाव सभी को पसंद नहीं आया। कुछ विद्वान जो अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता पर गर्व करते थे, नाराज हो गए। उन्होंने कहना शुरू किया कि राज्य अब सरल सोच को बढ़ावा दे रहा है, जो ज्ञान के लिए खतरा है। अकबर फिर असमंजस में पड़े। क्या हम फिर किसी एक ओर झुक रहे हैं? बीरबल ने कहा, ज्ञान का उद्देश्य ऊंचा दिखना नहीं, काम आना होता है। उन्होंने उन विद्वानों को दरबार में बुलाया। उनसे कहा गया कि वे एक जटिल विषय को साधारण भाषा में समझाएं। कुछ असफल हुए, कुछ सफल। बीरबल ने तब कहा, जो स्वयं समझता है वही सरल बना सकता है, जो केवल दिखावा करता है वही जटिलता में छुपता है। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे एक नई संस्कृति जन्म लेने लगी, जहां प्रश्न पूछे जाते थे पर उत्तर से भागा नहीं जाता था, जहां तर्क किया जाता था पर उलझाया नहीं जाता था। इसी बीच एक और समाचार आया। रानी चंद्रलेखा गंभीर रूप से बीमार थीं। उनके राज्य से संदेश आया कि वे बीरबल से मिलना चाहती हैं। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। कुछ दिनों बाद बीरबल उस राज्य पहुंचे। रानी दुर्बल थीं, पर उनकी आंखों में वही तेज था। उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने जीवन भर लोगों को हराने की कोशिश की, तुमने मुझे सिखाया लोगों को समझना। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महारानी, हर संघर्ष किसी न किसी को शिक्षक बना देता है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैं स्वस्थ हुई तो अपने राज्य में वही व्यवस्था लागू करूंगी, जहां प्रश्न शक्ति नहीं, सेतु होंगे। बीरबल ने सिर झुका दिया। जब वे लौटे, अकबर ने पूछा,
क्या कहा रानी ने? बीरबल बोले। उन्होंने कहा, चालाकी उम्र के साथ थक जाती है, पर विवेक समय के साथ गहरा होता है। दरबार में एक अजीब सी शांति फैल गई। राज्य अब न तो भय से चलता था, न ही केवल भावनाओं से। वो समझ के सहारे खड़ा था, और ये सबसे कठिन आधार होता है। समय आगे बढ़ चुका था, पर समय के साथ आने वाली चुनौतियां कभी सरल नहीं होती। राज्य में शांति थी, पर यह शांति अब बाहरी नहीं, भीतर की थी, और भीतर की शांति सबसे पहले परीक्षा में पड़ती है। लोग अब खुलकर प्रश्न करते थे, न्याय को समझने की कोशिश करते थे, और निर्णयों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते थे। यही परिवर्तन बीरबल चाहते थे, पर वे ये भी जानते थे कि हर परिवर्तन अपने साथ एक नया खतरा लेकर आता है। अब संकट तलवार या चालाक रानी के रूप में नहीं आया, ये संकट आया अहंग के रूप में। राज्य के युवाओं में एक नई भावना जन्म लेने लगी थी, हम सबसे समझदार हैं। वे बुजुर्गों की बातों को पुराना मानने लगे, परंपराओं को बोझ समझने लगे, और हर नियम को तर्क की कसौटी पर ऐसे कसते कि उसका उद्देश्य ही खो जाता। एक दिन दरबार में एक युवक खड़ा हुआ। उसकी वाणी तेज थी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर निर्भीकता। उसने कहा, जहांपना, अब जब हर निर्णय समझाया जाता है तो हमें राजा या मंत्री की क्या आवश्यकता? हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। ये प्रश्न किसी विद्रोह से कम नहीं था, पर इसमें हिंसा नहीं थी, सिर्फ तर्क था। बीरबल ने युवक से पूछा, यदि सब स्वयं निर्णय करेंगे तो जो निर्णय से असहमत होंगे उनका क्या? युवक ने उत्तर दिया, बहुमत तय करेगा। बीरबल मुस्कुराए, और यदि बहुमत गलत हुआ? युवक कुछ क्षण रुका, फिर बोला, तो वो भी एक सीख होगी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, सीख तब होती है जब गलती करने वाले ही उसका मूल्य चुकाएं, पर जब गलती का दंड निर्दोष भुगतें तब उसे सीख नहीं, अराजकता कहते हैं। ये बात युवाओं के बीच फैल गई। कुछ ने इसे समझा, कुछ ने नहीं। इसी बीच राज्य के कई हिस्सों में छोटे छोटे समूह बनने लगे। हर समूह स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता। वे पुराने कानूनों को चुनौती देते, नए नियम बनाते, और फिर उन्हीं नियमों पर आपस में लड़ पड़ते। अकबर चिंतित हो उठे, क्या हमने सोच की स्वतंत्रता देकर एक नई अव्यवस्था को जन्म दे दिया? बीरबल ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता बिना उत्तरदायित्व के दी जाए तो वो बोझ बन जाती है। उन्होंने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में एक विचार सभा बनाई जाए, जहां हर वर्ग, हर आयु, हर सोच का प्रतिनिधि हो। वहां प्रश्न भी होंगे, तर्क भी होंगे, पर अंतिम निर्णय केवल उसी का माना जाएगा जो सबके हित को संतुलित करे। सभा बनी। पहली बैठक में ही मतभेद उभर आए। युवा तेज थे, बुजुर्ग सावधान, व्यापारी व्यावहारिक, किसान अनुभव से भरे हुए। बहस लंबी चली, कई बार आवाजें ऊंची हुईं। अकबर ने सब देखा, पर हस्तक्षेप नहीं किया। अंततः जब थकान ने सबको शांत किया, बीरबल उठे। उन्होंने कहा, आज आपने देखा, ज्ञान अकेले चलना चाहता है, अनुभव रुककर देखना चाहता है, और शक्ति आगे बढ़ना चाहती है। राज्य तब चलता है जब ये तीनों साथ चलें। सभा को ये बात गहरी लगी। धीरे धीरे विचार सभा केवल बहस का मंच नहीं रही, बल्कि समझ का केंद्र बन गई। लोग ये सीखने लगे कि सही होना पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही ढंग से सही होना जरूरी है। पर अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी। 1 वर्ष बाद भीषण सूखा पड़ा, अनाज की कमी हुई। अब निर्णय केवल बुद्धि का नहीं, करुणा का भी था। भंडार सीमित थे, किसे कितना मिले ये प्रश्न राज्य को फिर बांट सकता था। युवा चाहते थे सब बराबर, बुजुर्ग कहते थे पहले बच्चों और वृद्धों को, व्यापारी कहते थे जो कमा सकता है वही बचा सकता है। सभा उलझ गई। अकबर ने बीरबल से कहा, अब बोलो। बीरबल ने कहा, अब नहीं, अब निर्णय सभा करे। सभा चुप हो गई। ये पहली बार था जब उन्हें स्वयं उत्तरदायित्व सौंपा गया था। लंबी रात के बाद निर्णय हुआ, समानता नहीं, न्याय। जो कमजोर हैं उन्हें पहले, जो सक्षम हैं वे बाद में, और जो अधिक रखते हैं वे त्याग करेंगे। निर्णय कठिन था, पर सबने स्वीकार किया। सूखा बीता, राज्य बच गया। उस दिन अकबर ने दरबार में कहा, आज बीरबल ने नहीं, राज्य ने स्वयं को बचाया है। बीरबल पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब उन्हें आगे रहने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी, कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहने की। अकबर चौंक गए। अब जबकि सब कुछ स्थिर है। बीरबल ने कहा, जहांपना, जब नाव चलना सीख ले तो काठी का बोझ उतर जाना चाहिए। बीरबल चले गए। राज्य चलता रहा।
कभी डगमगाता, कभी संभलता, पर अब गिरता नहीं था। और लोगों को जब भी किसी कठिन प्रश्न का सामना होता, वे कहते, सोचो, जैसे बीरबल सोचता, पर निर्णय स्वयं लो। यही बीरबल की सबसे बड़ी विजय थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न राजा के लिए, न मंत्री के लिए, न ही उस बुद्धि के लिए जिसे लोग युगों तक याद रखते हैं। बीरबल के दरबार से हटने के बाद राज्य में एक खालीपन था, पर वो खालीपन डर का नहीं था, जिम्मेदारी का था। लोग अब ये नहीं कहते थे बीरबल क्या कहते, वे पूछते थे इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। यही वो बदलाव था जिसकी नींव वर्षों पहले पड़ी थी। अकबर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनका स्वर शांत था, निर्णयों में उतावलापन नहीं था। वे जानते थे कि अब हर फैसले की परीक्षा केवल दरबार में नहीं, जनमानस में होती है। सत्ता अब केवल सिंहासन पर नहीं बैठती थी, वो लोगों की समझ में बस चुकी थी। बीरबल दूर एक साधारण जीवन जी रहे थे, न कोई वैभव, न दरबारी शोर। लोग पहचानते थे, पर वे स्वयं को आगे नहीं रखते थे। कभी कोई किसान सलाह मांगता, कभी कोई युवा उलझन लेकर आता। बीरबल सुनते, उत्तर कम देते, प्रश्न अधिक पूछते। अब वे समाधान नहीं, सोच जगाते थे। इसी बीच राज्य में एक अंतिम, सबसे सूक्ष्म संकट ने जन्म लिया। ये संकट न भूख का था, न विद्रोह का, न बाहरी आक्रमण का। ये संकट था स्मृति का। नई पीढ़ी जिसने पुराने संघर्ष नहीं देखे थे, धीरे धीरे ये मानने लगी कि विवेक स्वाभाविक होता है, उसे साधना नहीं पड़ती। वे स्वतंत्रता को विरासत समझने लगे, जिम्मेदारी को बोझ। दरबार में एक दिन एक प्रस्ताव आया, कुछ नियम हटाए जाएं क्योंकि अब समाज पर्याप्त परिपक्व हो चुका है। अकबर चुप रहे। उन्होंने प्रस्ताव पास नहीं किया, न खारिज। उन्होंने केवल एक आदेश दिया, एक आखिरी सभा बुलाई जाए, केवल प्रश्नों की सभा, उत्तर कोई नहीं देगा। सभा में लोग आए, युवा, वृद्ध, व्यापारी, सैनिक, विद्वान, सब। पहला प्रश्न रखा गया, यदि नियम ना हो तो क्या विवेक स्वयं जीवित रहेगा? कोई उत्तर नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या हर पीढ़ी उतनी ही जागरूक होती है जितनी पिछली? फिर सन्नाटा। तीसरा प्रश्न, यदि आज की शांति किसी और के त्याग से मिली हो तो क्या हम उसे भूलने के अधिकारी हैं? अब कुछ चेहरों पर असहजता थी। सभा समाप्त हुई बिना निष्कर्ष। अकबर ने उसी रात बीरबल को बुलावा भेजा। वर्षों बाद ये पहली बार था। बीरबल आए, वही सादगी, वही शांत आंखें। अकबर ने पूछा, क्या हमने तुम्हें बहुत जल्दी विदा कर दिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, गुरु का कार्य तब पूरा होता है जब शिष्य को उसकी आवश्यकता न रहे। अकबर ने कहा, पर अब लोग भूल रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए, जो भूलते हैं उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता, उन्हें अनुभव कराना पड़ता है। अकबर ने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि वे स्वयं एक समय के लिए सत्ता के दैनिक निर्णयों से हटेंगे। राज्य की बागडोर उन्हीं व्यवस्थाओं को सौंप दी जाएगी जो लोगों ने मिलकर बनाई थीं। वे केवल साक्षी रहेंगे। राज्य में हलचल मच गई। कुछ डरे, कुछ उत्साहित हुए, कुछ ने इसे कमजोरी कहा। पर समय आगे बढ़ा। शुरुआत में सब ठीक चला, फिर छोटे मतभेद उभरे, फिर बड़े। निर्णय में देर होने लगी। कुछ वर्ग अपने हित को प्राथमिकता देने लगे। वही पुरानी प्रवृत्तियां, धीरे पर स्पष्ट। लोगों ने पहली बार महसूस किया, विवेक को रोज जीना पड़ता है, वो एक बार सीखा हुआ पाठ नहीं है। एक विवाद ऐसा आया जिसने राज्य को फिर बांटने की कगार पर ला खड़ा किया। लोग फिर भावनाओं में बहने लगे। वही भाषा, वही उत्तेजना, बस चेहरे नए थे। तभी एक दिन बिना किसी घोषणा के बीरबल सभा में आए। कोई शोर नहीं, कोई आदेश नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं कोई निर्णय देने नहीं आया हूं, मैं केवल एक प्रश्न पूछने आया हूं। सभा शांत हो गई। बीरबल ने पूछा, जिस समाज को तुम बचाना चाहते हो, क्या तुम उसमें स्वयं रहना चाहोगे? ये प्रश्न किसी तलवार से तेज था। कोई बोला नहीं। बीरबल ने आगे कहा, यदि उत्तर हां है तो रास्ता खोज लोगे, यदि उत्तर नहीं है तो कोई नियम, कोई राजा, कोई बीरबल तुम्हें नहीं बचा सकता। उन्होंने कुछ और नहीं कहा। वे मुड़े और चले गए। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, पर उस रात बहुत से लोग सो नहीं पाए। अगले दिन सभा फिर बैठी। स्वर बदले हुए थे। तर्क में विनम्रता थी, असहमति में सम्मान था। धीरे धीरे समाधान निकला। अकबर ने घोषणा की कि वे फिर से सत्ता संभालेंगे, पर पहले जैसे नहीं।
अब वे राजा कम, संरक्षक अधिक थे। कुछ समय बाद अकबर ने भी सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने सत्ता को व्यवस्था के हवाले किया और स्वयं एक शांत जीवन चुन लिया। बीरबल और अकबर दोनों इतिहास बन गए, पर राज्य जीवित रहा। लोगों ने समझ लिया था, चालाकी से जीत क्षणिक होती है, बुद्धि से स्थिरता आती है और विवेक से सभ्यता जन्म लेती है। कभी कभी कोई बच्चा पूछता, बीरबल कौन थे? बुजुर्ग उत्तर देते, वो जो हमें अपने दिमाग से डरना नहीं और अपने दिल से भागना नहीं सिखा गया। यही इस कथा का अंत नहीं, यही इसकी शुरुआत है। क्योंकि जब तक समाज स्वयं से प्रश्न पूछता रहेगा, बीरबल जीवित रहेंगे।